19 सितंबर 1995। मेरी प्यारी लता, इस दफ़े तुम्हें मिले हुए 8 महीने 11 दिन हो गए हैं। हर प्रातःकाल को जब मेरी नींद टूटती है तो तुम्हारी याद आती है। हमारे घर की, हमारे बच्चों की याद आती है, खासकर आज। जिंदगी की खींचातानी में शायद तुम भूल गई हो, पर आज हमारी सालगिरह है। मुझे अब भी वो दिन स्पष्ट नजर आते हैं जब तुम उस पुराने सजे हुए फिएट गाड़ी से उतरकर हमारे छोटे से 2 कमरे के घर में आई। तुम्हें घर लाते वक्त मुझे इन बातों का डर नहीं था कि शायद मेरा घर छोटा है, मेरी आमदनी कम है। डर मुझे इस बात का था कि कहीं शादी करके भी मैं तुमसे दूर न रहूं। और देखो, वही हुआ। पर इन सब के बावजूद तुमने मुझे और मेरे छोटे से घर को अपना घर बनाया, उसे नई पहचान दी। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। 30 साल, आधी जिंदगी। अब बस रिटायरमेंट का इंतजार है, जब हमेशा के लिए मैं तुम्हारे और बच्चों के पास रह सकूं। अगले शनिवार को मैं फोन करूंगा। तुम्हारा विजेंद्र। हेलो, नमस्ते, मैं हूं आनंद और किस्सा कैंटीन के सीजन 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की कहानियां, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ अनोखे और अटपटे से, जिससे आपका दिन जिंदगी के हसीन रंगों में रंग जाए। किस्सा कैंटीन स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट्स और गाना, इन 4 प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगें तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू किया जाए आज का किस्सा। सीजन 2, एपिसोड 2, मास्टर जी की चिट्ठियां। और इसी तरह 19 सितंबर की शाम भोजीपुरा जंक्शन के बाहर लगे लाल रंग के पोस्ट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा पोस्ट कार्ड अपने सफर के शुरू होने का इंतजार करने लगा। May I have your attention, please? Ujjain Mount passenger from Ujjain via Fatehabad, Indore to Mount, which is scheduled to arrive at 8 hours 10 minutes. टर्मिनस, सेंट्रल, जंक्शन। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में रेलवे स्टेशन के नाम इन 3 तरह के क्यों होते हैं? अगली बार अगर आप इन हवाई जहाज़ों के ज़माने में गलती से किसी ट्रेन की सवारी करने की ठान लें तो इन शब्दों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। किसी गैर मुसाफिर के लिए ये अल्फाज शायद ही कुछ मायने रखते हों, पर इंडियन रेलवेज में काम करने वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। किसी रेल कर्मचारी के लिए सेंट्रल, टर्मिनस और जंक्शन, इन तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आराम, फरागती और बेचैनी का फ़र्क होता है। फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस का फ़र्क होता है। और कुछ सालों पहले तक 1990 के दशक में फ़ोन और चिट्ठी का फ़र्क होता था। तो चलिए, आज मैं आपको एक छोटे से इंसान के बारे में एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। इंसान का नाम विजेंद्र पासवान। वो तो आपने समझ ही लिया होगा। पिछले 30 सालों से विजेंद्र जी भोजीपुरा जंक्शन में एक ही नौकरी कर रहे थे। उनके जान पहचान के लोगों ने उनके तजुर्बे और दर्स व तदरीस का लिहाज करते हुए उनको मास्टर जी का खिताब दिया था। अब आपने भोजीपुरा जंक्शन का नाम तो हरगिज़ नहीं सुना होगा। अच्छा, तो इज्जत नगर का नाम सुना है? लगता नहीं। अच्छा, तो बरेली? हाँ, ये हुई ना बात। भोजीपुरा जंक्शन 3 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा शान सा स्टेशन है। इज्जत नगर बरेली जंक्शन के चहल पहल से कुछ 20 किलोमीटर दूर। भोजीपुरा दिल्ली से कलकत्ते जाने वाली लाइन पर एक ज़रूरी जंक्शन है। असलियत में मास्टर जी पॉइंट मैन थे, मतलब वो ट्रेन की पटरियां बदलने का काम करते थे, जिससे
इटावा जाने वाली ट्रेन कहीं गलती से कानपुर को न पहुंच जाए। उनके दिनों की शुरुआत सूरज की पहली किरणों की पेशकश से भी पहले होती थी। उनका छोटा सा कमरा स्टेशन इंजीनियर की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पटरियों से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। इस कमरे में 19 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पांव रखे थे। देखते देखते साल गुजर गए और ये कमरा उनकी पूरी जिंदगी बन गया। कहने को तो उन्होंने आसनसोल के पास अपने छोटे से कस्बे में एक परिवार, एक घर गृहस्थी बनाई थी, पर गांव पर आना जाना बहुत कम था। आप सोचिए, नौकरी मिलने के 2 साल बाद जवान विजेंद्र पासवान ने किसी तरह 2 हफ्तों की छुट्टी ले ली और शादी की। 2 साल के जमाए हुए वेतन से कच्चे घर को पक्का किया और अपनी विधवा अम्मा के हाथों नई नवेली बीवी को सौंपकर चले आए। अगले साल दिवाली में उन्होंने फिर 1 हफ्ते की छुट्टी ली और उसके अगले साल उन्हें एक लड़की हुई। उसके 2 साल बाद एक लड़का और उसके तुरंत बाद एक और लड़की। हर महीने के 4 तारीख पर भोजीपुरा जंक्शन पोस्ट ऑफिस से मास्टर जी का मनी ऑर्डर गांव में उनकी बीवी के पास पहुंच जाता। वक्त के साथ साथ इंसान के हालात जरूर बदलते हैं। अब हकीकत तो यही है कि भारत सरकार के रेल विभाग में काम करने वाले छोटे दर्जे के मुलाजिम मेहनताना में ज्यादा नहीं कमाते, पर चूंकि ऐसे कर्मचारी अक्सर दूर देश के छोटे गांव कस्बों से होते हैं, रेलवे के दिए गए वेतन से उनका पूरा परिवार और कभी कभी उनका पूरा कस्बा चल जाता है। मास्टर जी के नियमित मनी ऑर्डरों ने उनके परिवार के हालातों में काफी बढ़ोतरी लाई। गांव में उनके 2 कमरे का घर कुछ सालों बाद 4 कमरों का मकान बन गया। बिजली का कनेक्शन लग गया, अटैच संडास बन गया। पत्नी की मर्जी के खिलाफ तीनों बच्चे स्कूल जाने लगे। एंटीना वाली सेकंड हैंड कलर टीवी आ गई और एक साइकिल भी। पासवान खानदान के आंगन में अब नीम और तुलसी के पेड़ उग रहे थे। एक भैंस रोज दूध दे रही थी और सबकी जिंदगी खुशहाली में कट रही थी, सिवाय मास्टर जी के, जो 1000 किलोमीटर दूर भोजीपुरा जंक्शन स्टेशन पर पटरियों के पास एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी को आते जाते ट्रेन की तरह गुजरते हुए देख रहे थे और हर महीने एक पोस्टकार्ड अपनी बीवी के नाम भेज रहे थे। मेरी प्यारी लता, गर्मी की छुट्टियों के चलते आजकल रेलवे में रिजर्वेशन मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि कोई मुसीबत ज़्यादा शख्स ही इस बात को समझ सकता है। कल टिकट ऑफिस में बहुत चहल पहल हो गई। हरियाणा से कुछ लंबे तगड़े जाट बिहार के कुछ छोकरों से टकरा गए। हुआ ये कि दोनों समूह में एक ऐसा इंसान था जिसके पास एक ही बर्थ का रिजर्वेशन था। अब सिस्टम में सेम बर्थ का रिजर्वेशन अलॉटमेंट कैसे हुआ ये राम जाने। स्टेशन मास्टर साहब ने जब बेचारे टीटी को मारपीट से छुड़वाने की कोशिश की तो सब उन्हीं पर टूट पड़े। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मैं और कैंटीन के कुछ लड़के पास में ही थे, नहीं तो किसी की भी जान जा सकती थी। अच्छा, कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? इस महीने की तनख्वाह से अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लेना और बिट्टू के लिए कुछ नए कपड़े। लड़की अब जवान हो गई है, कॉलेज जा रही है, उसको नए कपड़े, अच्छे कपड़े दिलवा देना। हाँ, चलो अपना ध्यान रखना, विजेंद्र। मई जून के महीने में उत्तर प्रदेश की तड़पती हुई गर्मी हो या दिसंबर की ठिठुरती हुई रात, मास्टर जी बिना भूले, बिना अलार्म के सहारे वक्त पर उठ जाते और अपना काम जरूर करते। उन्हें हर हफ्ते की ट्रेन की फहरिस्त याद रहती। 30 सालों में लापरवाही या काम पर गैर मौजूदगी की वजह से एक भी हादसा नहीं हुआ था। मास्टर जी को अपने रिकॉर्ड पर फख्र था और भोजीपुरा स्टेशन पर काम करने वाले उनके इस शिद्दत की इज्जत करते थे। शाम को मास्टर जी कमरे के बाहर
एक लैंपपोस्ट के नीचे अपने दोस्त विष्णु यादव और स्टेशन मैनेजर के ऑफिस के क्लर्क रमाकांत के साथ कैरम खेलते और चाय के मजे लेते। मास्टर जी 12वीं तक पढ़े थे। हालातों ने उन्हें ग्रेजुएशन करने का मौका नहीं दिया, जिसका उन्हें हमेशा से अफसोस रहा। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने तीनों बच्चों, खासकर बेटियों, की पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर दिया। मास्टर जी को पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक था। यह बात स्टेशन के कर्मचारी और आसपास के झोंपड़ों में रहने वाले लोगों को पता था। जिस दिन मास्टर जी ऑफ ड्यूटी रहते, उस दिन कई सारे बच्चे उनके पास पढ़ने चले आते। बड़े शहरों में रहने वाले लोग ट्यूशन सेंटर जाते हैं, नोट लेते हैं, जेरोक्स करवाते हैं, पर भोजीपुरा के पिछड़े हुए, भूले हुए लोगों और उनके स्कूल कॉलेज जाते हुए बच्चों के लिए मास्टर जी भगवान की देन थे। स्टेशन इंजीनियर के ऑफिस के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे मास्टर जी अपना क्लास लगाते। अब गौर करने वाली बात यह है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, पर उनकी एक आदत थी कि उन्हें जो भी किताब मिलता उसे वो पढ़ लेते और समझने की कोशिश करते। उनके 30 सालों के कर्मजीवन की अवधि में लगभग 10 साल मास्टर जी की ड्यूटी मिलिंद चौहान के नाम के स्टेशन मास्टर की रिपोर्टिंग में रही। चौहान साहब ने अपने ऑफिस में एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाया था। उसमें तरह तरह के किताब थे। संविधान, राजनीति, शास्त्र, पौराणिक कथाएं, कानून और कई जाने माने लेखक के किताब चौहान साहब के संग्रह में थे। ड्यूटी के बाद मास्टर जी चौहान साहब के साथ बैठकर एक पेग लगाते और जब चौहान साहब अपने क्वार्टर लौट जाते तो मास्टर जी कुछ और घंटे अकेले बैठे किताब पढ़ते। रिटायरमेंट का टाइम आया तो चौहान साहब ने अपना आधा कलेक्शन मास्टर जी के हवाले कर दिया। बड़ी शिद्दत से मास्टर जी ने उन किताबों को अपने कमरे में सजा कर रखा और धीरे धीरे स्टेशन के मैगजीन स्टॉल, भोजीपुरा के मार्केट से या फिर पास बरेली से मुख्तलिफ किताब मैगजीन इकट्ठा कर मास्टर जी ने अपने कलेक्शन को दुगना कर दिया। अब ये तो हाजिर है कि मास्टर जी फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के पाठ नहीं पढ़ा सकते थे, पर अगर किसी स्टूडेंट को संविधान पर, सोशल साइंसेज, कानून या करंट अफेयर्स पर कोई सवाल रहता तो मास्टर जी के पास उसका जवाब जरूर मिलता। धीरे धीरे भोजीपुरा जंक्शन स्टेशन और उसके पास पड़ोस में मास्टर जी की एक छोटी सी टोली बन गई। सब लोग उन्हें पहचानने लगे, उनकी इज्जत करने लगे। देश के छोटे छोटे शहरों की रूह इन छोटे छोटे रिश्तों से बनती है। इन शहरों के ज्यादातर परिवारों में से कोई न कोई आजीविका की तलाश में बंबई, दिल्ली, कलकत्ते, बेंगलोर में रहता है या रहती है। जो लोग रह जाते हैं उनके लिए ये छोटे कुछ रिश्ते उनकी जिंदगी की बुनियाद बन जाती है। मास्टर जी, ऐसा मालूम होता है कि आपके लिए ये रेलवे स्टेशन की नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। आपका बस चले तो आप पूरी वक्त टीचर ही करे हैं। एक शाम चाय पर पड़ोस के मौलवी मियाँ उनसे यही बात बोलने लगे। मास्टर जी थोड़ी देर सोच में पड़ गए। देखिए मौलवी साहब, ये तो हालातों का खेल था कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगर पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं ग्रेजुएशन तो पक्का कर लेता। कोई खास सब्जेक्ट था क्या जिसमें आपकी दिलचस्पी थी? मौलवी साहब ने पूछा। इतिहास या साहित्य, इन दोनों में से कोई एक। लिखना मुझे हमेशा से पसंद है और हमारे देश का इतिहास इतना लंबा है, पर हमारे स्कूल कॉलेज में इतिहास ठीक से कोई नहीं पढ़ाता। खैर छोड़िए, टीचर बनने का सपना तो बस सपना ही रह गया, है ना?
अरे मास्टर जी, आप मायूस ना होइए। शायद डिग्री लेकर सरकारी स्कूल कॉलेज में टीचरी करने का मौका आपको ना मिला हो, पर इस बात पे आपको ज़रूर गौर करना चाहिए कि पिछले 30 सालों में आपकी वजह से कितने बच्चे स्कूल कॉलेज पास कर पाए हैं। इनमें से कितनों की तो बड़े बड़े कंपनियों में नौकरियां भी लग गई हैं। अरे कुछ एक हफ्ते पहले की बात है कि अब्दुल की अम्मी को फ़ोन आया था। उसका बेटा बेंगलोर में घर खरीद रहा है, 2 कमरों वाला घर। और चांदनी नाम की वो लड़की जिसके आवारा बाप ने उसके और उसकी माँ को अकेले छोड़कर भाग गया था, वो भी अभी कलेक्टर के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर रही है लड़की। तो सोचिए, वो अपाहिज मंगेश अभी एक स्कूल में पढ़ा रहा है। तो इन सब की ज़िंदगियों में आपका कुछ ना कुछ तो योगदान ज़रूर है। मास्टर जी के मुंह के कोने पर एक छोटी सी हंसी खिल रही थी और उसके साथ ही उनका मन थोड़ा उदास उदास लग रहा था। उस शाम मास्टर जी ने अपनी पत्नी को एक और पोस्ट कार्ड लिखा। मेरी प्यारी लता, आज मुझे इन 30 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि पिछले इतने सालों में मैंने रेलवे की नौकरी से बढ़कर भी कुछ हासिल किया है, कि मैंने कुछ और लोगों के जीवन को छुआ है। यहाँ सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके की तारीफ करते हैं। मुझे बस इस बात का दुख होता है कि मैं अपने ही बच्चों को अपने हाथों से पढ़ा ना सका। जो मैं दूसरों के बच्चों के लिए इतने सालों से बेझिझक करता आ रहा हूं, वो मैं बिट्टू, टीनू और मुन्नी के लिए नहीं कर सका। मैंने सोच लिया है, अब मैं घर लौट आऊंगा। कुछ महीनों में VRS का ऑप्शन खुल जाएगा तो मैं उसमें अपना नाम लिखवा दूंगा। फिर वापस घर, वापस आसनसोल। मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, ये सोचकर मुझे अच्छा लग रहा है। पर यह बात बच्चों को मत बताना, उन्हें चौंकाने में बड़ा मजा आएगा। तुम्हारा विजेंद्र। अगर आप गिनती करें तो मास्टर जी की नौकरी उन्हें साल के 92 हफ्तों में से 50 हफ्ते भोजीपुरा में ही रखता था। घर जाना साल में 14 दिन की होती थी। उन 2 हफ्तों में हजारों काम रहते थे, हजारों काम खत्म करने पड़ते थे। दुनिया भर की रिश्तेदारी निभानी पड़ती थी। गांव वालों से मिलना, उनके साथ हिसाब किताब करना, बच्चों की फीस भरना, घर के छोटे मोटे मरम्मत करना, दिल के दौरे से भुगतती हुई अम्मा का इलाज करवाना। इन सब कामों में जाने वो 14 दिन कहाँ निकल जाते थे। आराम करने का वक्त उन्हें कभी मिलता नहीं था। अपने घर में, अपने आंगन में बैठकर एक सुकून की शाम उन्हें बड़े मुश्किल से हासिल होती। जब उन्हें अपनी पत्नी के साथ 2 वक्त अकेले में मिल जाता तो दुनिया भर की बातें होती, पर प्यार की 2 बातें, मीठी यादों का लेन देन, ये सब बहुत कम होता था। मास्टर जी ने सोच लिया कि अब इस नौकरी से अवसर लेने का टाइम आ गया है। बहुत कमाई कर ली, अब उसे भोग करने का सही वक्त आ गया है। इस साल जब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का खाता खुलेगा, उसमें पहला नाम विजेंद्र पासवान ही होगा। मास्टर जी ने यह भी सोचा कि मैंने पिछले 10 महीने में एक भी छुट्टी नहीं ली है। शायद 1 हफ्ते की छुट्टी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए उस पोस्ट कार्ड के भेजने के अगले हफ्ते मास्टर जी 8 दिन की छुट्टी लेकर आसनसोल चल पड़े। मिठाई, साड़ी, गहने और किताब के उपहार से भरा अपना सूटकेस ढोकर जब वो अपने आंगन में पधारे तो उनकी बेटी चाय पानी लिए उनका पहले से इंतजार कर रही थी। मास्टर जी का दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने फोन पे अपने परिवार को इस छुट्टी के बारे में बता दिया था, पर जो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, ये बात उन्होंने घर पे किसी को नहीं बताया था, सिवाय अपनी पत्नी को पिछले हफ्ते की चिट्ठी पे। उस शाम तरह तरह के पकवान बने,
पास पड़ोस के तमाम लोग मास्टर जी से मिलने आए। लता ने नई साड़ी पहनी थी और बच्चों ने कड़क धुले हुए कपड़े। मास्टर जी को पता चला कि बिट्टू कॉलेज के फर्स्ट ईयर की परीक्षा में अव्वल नंबर पाकर फर्स्ट डिवीजन की टॉपर बनी है। टीनू, उनका बेटा, आजकल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ले रहा है और गांव के पास में गाड़ी की फैक्ट्री में उसकी इंटर्नशिप भी लग गई है। इतनी खुशी मास्टर जी से बर्दाश्त न हो रही थी। उस शाम हर गुजरते पल के साथ जल्दी रिटायरमेंट लेने का इरादा मास्टर जी के दिमाग में और मजबूत हो गया। रात के खाने पर मास्टर जी ने अपने तीनों बच्चों को अपना इरादा बता दिया कि वो 30 साल बाद अपने घर में मेहमान की तरह नहीं, मालिक की तरह रहेंगे और अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने आसमानी ऊंचाइयां हासिल करते हुए देख पाएंगे। जब ये बात मास्टर जी अपने परिवार से कह रहे थे, उनके जहन में खुशियों की लहर उमड़ रही थी। शायद इसी वजह से उन्हें अपनी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा, अपने बेटे के बड़ी बड़ी गोल आंखें और अपनी बेटी की मुस्कान गायब होते हुए नहीं नजर आई। मास्टर जी की बातें खत्म हुई। उनके आसपास सब चुप थे और वो दंग रह गए। क्या हो गया भाई, इतने चुप क्यों हो सब? थोड़ी देर उनके मुंह की तरफ देखने के बाद टीनू बोला, पर पापा रिटायरमेंट ले लोगे तो पैसे? अरे रिटायरमेंट है, पेंशन तो आएगा। मेरे कॉलेज की फीस? बिट्टू बोली, अभी 2.5 साल और बाकी है पापा। इतने सालों से इतने पैसे मैंने भेजे हैं, कुछ तो बचे रहेंगे ना बेटा, तुम चिंता मत करो। सब चुप थे। अरे भाई, ये तो खुशी की बात है, सब सोच में क्यों पड़ गए? हाँ, पैसे कमाएंगे पर आएंगे जरूर। लता, उनकी पत्नी, जो इतनी देर से उन्हें बेइज़हार नजरों से घूर रही थीं, अब बोली, सुनिए, आपने इस बारे में सोचा तो है ना? अचानक से ये फैसला? अचानक? क्या मतलब? मास्टर जी ने खाना छोड़ दिया। उनकी उंगलियों में दाल में भिगोई हुई रोटी रात की ठंडी हवा में कड़क होने लगी। मैंने पिछले हफ्ते चिट्ठी में लिखी थी ना तुम्हें? लता बोली, चिट्ठी नहीं मिला। देखिए, बुरा मत मानिए, पर अभी इस परिवार को पैसों की बहुत जरूरत है और अगर आपकी आमदनी अचानक कम हो गई तो बिट्टू की फीस, टीनू की ट्रेनिंग और मुन्नी का स्कूल, इन सब को पता नहीं कैसे संभाल पाएंगे हम। मास्टर जी बोले, पर इतने साल के पैसे, इतने सालों की कमाई, मैंने इतने पैसे भेजे हैं तुम्हें। मास्टर जी का चेहरा अब चांद की तरफ फीका पड़ गया था। वो सब निकल गए, लता बोली। घर के खर्चे, स्कूल के खर्चे, कॉलेज के खर्चे, अम्मा जब जिंदा थी तो उनके डॉक्टर के खर्चे, ये सब करते करते सारा पैसा निकल गया और जो कुछ बचे कुचे हैं उससे ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। पूर्णिमा की चांद की रोशनी लता के चेहरे पर पड़ी और अचानक मास्टर जी को उसमें वही अकेलापन, वही मायूसी, वही सालों के संघर्ष के निशान दिखे जो उन्हें अपने चेहरे पर नजर आते थे। उस रात जब मास्टर जी कमरे में गए तो उन्होंने लता के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, लता, सच बताओ, क्या तुम्हें सच में मेरी चिट्ठी नहीं मिली थी? लता ने उनकी ओर देखा और कुछ आंसू के बूंद उनकी आंखों पर झलकने लगे। मिली थी, पर मैंने पढ़ी नहीं। सच बोलूं तो शादी के कुछ सालों बाद हालातों ने ऐसा कर दिया है कि चिट्ठी पढ़ना, आपके बारे में सोचना, ये सब। वो चुप हो गई और उसने अलमारी की ओर इशारा किया। मास्टर जी ने अलमारी खोली तो साड़ियों के बीच में नए पुराने पोस्ट कार्ड की एक मोटी सी गिट्ठी नजर आई। कुछ पुराने पोस्ट कार्ड्स पर सूखे हुए आंसू के निशान दिखे।
पर उन्हें ये साफ समझ आ गया कि पिछले कई सालों से उनकी एक भी चिट्ठी पढ़ी नहीं गई थी। बस उन्हें संभाल कर, समेट कर एक निशान की तरह रख दिया गया था। अगली सुबह प्रातःकाल मास्टर जी विजेंद्र पासवान स्टेशन की ओर चल दिए। वो आसनसोल की इस दुनिया से वाकिफ नहीं थे। वो अब अपने स्टेशन के पास बरगद के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुनिया पर लौटना चाहते थे। तो कैसा लगा आज का किस्सा? किस्सा कैंटीन स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट्स और गाना इन चारों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगे तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा किस्सा कैंटीन podcast@gmail.com पर। प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram @किस्सा कैंटीन पॉडकास्ट। मिलते हैं अगली बार एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके। This episode was written, recorded and presented entirely by me, Anandroop Datta. Thank you and see you next time.